Hello students, good morning. Hope you all are fine. So स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स. उसमें चैप्टर नंबर 7 चल रहा था. लास्ट में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक देखा था, 3 कॉलम कैश बुक, और ऐसा भी बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया देखेंगे. सो अब के लेक्चर में हमको देखना है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन. सो देखते हैं क्या है. सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन को यहाँ पे 2 पार्ट्स में हम लेंगे. फर्स्ट NEFT एंड सेकंड RTGS. ओके, सो देखते हैं किसको बोलते हैं NEFT, किसको बोलते हैं RTGS. इसके बारे में डिटेल में जाएंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. तो बात करते हैं NEFT. याद रखना 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है. फुल फॉर्म क्या होता है? सो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. NEFT की फैसिलिटी बैंक देती हैं. हर एक बैंक देती है ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी सारी बैंकों ने अब तो देना स्टार्ट कर दिया है. इसमें क्या होता है कि आप घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से या नेट थ्रू आप अपने अकाउंट में से दूसरे के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो. ओके, चलिए देखिए. यहाँ पे हम बात करते हैं A पर्सन है, यहाँ पे B पर्सन है. A को पेमेंट करना था B को 50,000 रुपीज़ का. तो अगर वो NEFT से वो पेमेंट करेगा, B को NEFT से पेमेंट करेगा, यानी कि घर पे बैठे बैठे इसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. जब भी आप NEFT से पेमेंट करते हो तो 2 आवर्स में वो पैसे आपके अकाउंट में से सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. और बैंक ये जो फैसिलिटी देती है उसका चार्ज लेती है. जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने इसके मैक्सिमम चार्ज उन्होंने फाइनल किए हैं. उससे ज़्यादा कोई बैंक चार्ज नहीं ले सकती है. ओके, अब देखो इसके लिए सोच लो कि A है, उसका बैंक में अकाउंट नहीं है तो भी चलता है. वो ऐसी बैंक में जाएगा जो NEFT की फैसिलिटी देती हैं, वहाँ वो ये पैसे 50,000 डिपॉजिट करेगा. और B है, उसके पास उसका अकाउंट ऐसी बैंक में होना चाहिए जो NEFT की फैसिलिटी देती हो. तो वो B का अकाउंट नंबर और IFSC कोड देगा और यहाँ से बैंक उसके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगी. यानी कि इसमें जो भी पैसा भेजता है उस पर्सन के बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, बट जिसको पैसा मिलता है उसके बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है. सेकंड थिंग ये है कि बैंक इसका जो चार्ज लेती है वो चार्ज किसको पे करना है? तो जो पर्सन पैसा भेजता है उसको चार्ज देना है, जिसको मिलता है उसको कोई चार्ज का पेमेंट करना नहीं होता है. चलिए, तो बैंक ये फैसिलिटी कौन से टाइम पे देती है? तो बात करते हैं हमारे यहाँ इंडिया में हमारी बैंक मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है. तो मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर्स में 8 AM टू 7 PM तक ये फैसिलिटी देती है. और सैटरडे में उनका जो टाइम होता है बैंक का टाइम, वो टाइम के हिसाब से एडजस्ट करते हैं. और NEFT में बात करें तो मिनिमम अमाउंट कुछ फाइनल नहीं है. 1 रुपीज़ से लेके मैक्सिमम मैं ये बोल रहा हूँ 2 लाख तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हो. मिनिमम 1 रुपीज़ से लेके 2 लाख तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो
तो ये थी फैसिलिटी एनईएफटी की, डायरेक्टली फंड ट्रांसफ़र हो जाता है, नो चेक नो ड्राफ्ट, डायरेक्टली ट्रांसफ़र और इमीडिएटली हो जाता है। अब बात करते हैं आरटीजीएस, इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें सेम फीचर्स वही हैं कि भाई पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सेम फीचर्स यही रहेगा, बट इसमें क्या होगा कि अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो विथिन 30 मिनट्स में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है अकाउंट्स में। सेकंड थिंग कि इसमें मिनिमम 2 लाख से मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है, मिनिमम 2 लाख का ट्रांजैक्शन होता है, मैक्सिमम आप चाहो उतना कर सकते हो। और इसका वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो 9 AM to 4:30 PM तक ये फैसिलिटी बैंक देती है। और सैटरडे की बात करें तो सैटरडे में बैंक अपने टाइम के हिसाब से, यानी कि बैंक ओपन होने का जो टाइम है वो टाइम के हिसाब से इसका शेड्यूल अरेंजमेंट करती है। बैंक इसमें भी चार्ज लेती है। वो चार्ज कौन देगा? तो जो पर्सन पैसा भेजता है वो देगा, जिसको मिलेगा उसको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ने इसके भी मैक्सिमम चार्ज फाइनल किए हैं, बट काफ़ी सारी बैंक ऐसी होती है जो ये चार्ज नहीं लेती है बट फैसिलिटी देती हैं। इसके अलावा एक और है जो इसमें नहीं लिखा है, IMPS यानी कि इमीडिएटली मनी ट्रांसफ़र। इमीडिएटली मनी ट्रांसफ़र में क्या होता है तो NEFT और RTGS से उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहता है। सेकंड थिंग कि आपने अभी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो अभी विथिन 2 मिनट्स के अंदर सामने वाले के अकाउंट्स में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इट्स कॉल्ड IMPS। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। यू नो ऑल्सो, आपको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड किसको बोलते हैं, डेबिट कार्ड किसको बोलते हैं। फिर भी एक बात देख लेते हैं। तो डेबिट कार्ड की बात करते हैं। डेबिट कार्ड उसको सेकंड लैंग्वेज में बोलते हैं ATM कार्ड। तो आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उतने पैसे आप अपने ये ATM कार्ड से यानी कि डेबिट कार्ड के हिसाब से आप उसको विड्रॉन कर सकते हो या कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हो। उसके लिए आपके अकाउंट्स में पैसा होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड की बैंक फैसिलिटी देती है, उसमें आपके अकाउंट्स में पैसे होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होता है तो भी चलेगा। बैंक आपको कुछ लिमिट्स देती है, यानी कि सोच लो आपको क्रेडिट कार्ड दिया, उसकी लिमिट दी 50,000 रुपीज़, तो आपको 50,000 रुपीज़ तक की परचेस कर सकते हो। ये फैसिलिटी देते हैं चाहे आपके अकाउंट्स में कोई बैलेंस ना हो तो भी। तो ऐसे कार्ड की जो फैसिलिटी देते हैं इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का आप जो भी एक्सपेंस करते हो, जो भी पैसे विड्रॉन करते हो, जो भी परचेस करते हो, ओके, तो वो टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड में वो पैसे हमको बैंक को लौटाने होते हैं। अगर उस टाइम पीरियड में हम बैंक को वो पैसे नहीं देते हैं तो बैंक इंटरेस्ट लेगा हमारे पास से। तो ये था NEFT, RTGS, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। अब इसके रिगार्डिंग हम एक सम देखेंगे। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या है उसमें। Illustration number 7. From the following transaction, prepare a 3-column cash book of Sri Jamna Das for first fortnight of April 2016. तो चलिए पहले इसका टाइटल रखेंगे 3-column cash book of Sri Jamna Das। का है फॉर फर्स्ट फॉरनाइट
अप्रैल 2015 का है। ओके, सॉरी 16 है यहाँ पे, बाय मिस्टेक। चलिए अब इसके टेबल लगाएंगे। 3 कॉल्यूमर है तो इसके पहले बनाया था उसके जैसा ही है ये। फर्स्ट कॉलम डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। क्रेडिट एंड डेबिट। चलिए स्टार्ट करते हैं सम। अप्रैल 1, ओपनिंग कैश बैलेंस 30,000 एंड बैंक बैलेंस 8 lakhs। सो यहाँ पे डेबिट साइड लिखा जाएगा। ओपनिंग बैलेंस कैश का है 30,000 और बैंक का है 8 lakhs। क्लियर? वही रूल्स रहेगा, कैश कम्स इन तो डेबिट, गोज आउट तो क्रेडिट। नंबर 3, गुड्स ऑफ ₹3 lakhs परचेज फ्रॉम नीलेश at 2% cash discount and amount paid by RTGS. RTGS charged ₹30, बैंक has debited the amount। हमने गुड्स परचेस किया है और सामने RTGS से वो अमाउंट पे किए हैं। सो चलिए कितने का गुड्स हमने परचेस किया है, तो अमाउंट इज 3 lakhs इंटू 2% है CD कैश डिस्काउंट, इसका 2% यानी कि 6,000 माइनस करेंगे तो 2,94,000 का हम पेमेंट करने वाला है। तो डेट 3 यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट, परचेस कर रहा है। सो दिस इज़ अ कैश डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में लिखा जाएगा 6,000 और पेमेंट कर रहे हैं 2,94,000 का। और आगे बोला है RTGS चार्ज ₹30, तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। नंबर 3 बाय RTGS चार्ज, और बैंक में से वो कट होगा इसीलिए बैंक अकाउंट में ₹30। यानी कि जो भी पर्सन पेमेंट करता है उसको ये चार्ज देना पड़ता है। हमने पेमेंट किया, हमने बैंक को चार्ज दिया। नेक्स्ट नंबर 5, goods of ₹1 lakhs sold to Rajesh. He has signed amount through NEFT. Bank has credited amount. तो हमने राजेश को गुड सेल किया है, राजेश ने हमको 1 lakhs रुपीज़ NEFT से दिया, यानी कि उतने पैसे कम्स इन तो डेबिट साइड। 5th डेट 2 सेल्स अकाउंट और बैंक में आएगा 1 lakhs। क्लियर? ये चार्ज हमको नहीं देना है क्योंकि चार्ज दिया ही नहीं है। कौन देगा? राजेश देगा। नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹4 lakhs sold to महेश at 2% कैश डिस्काउंट। 4 lakhs का गुड्स हमने सेल किया है, 2% CD यानी कि 8,000 रुपीज़ डिस्काउंट, तो 3,92,000 ने हमने सेल किया है। He has signed the amount throughout RTGS. Bank has credited amount. So हमने गुड सेल किया तो उतना पैसा कम्स इन यानी कि डेबिट। सो नंबर 6 टू सेल्स अकाउंट कितना आया, तो देखो 8,000 डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में लिखेंगे 8,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट इज 3,92,000, उतना अकाउंट्स में आएगा। नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं नंबर 7. इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000 पेड थ्रू आउट NEFT charge incurred ₹3. Bank has debited the amount in our account. तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है, सो उतने पैसे गोज आउट यानी कि क्रेडिट बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट. कितने का है? तो 10,000 का हमने NEFT किया था और उसका चार्ज भी लगा है, तो बाय NEFT चार्ज अकाउंट एंड ₹3 चार्ज लगा है, तो ₹3 भी लिखने का. नेक्स्ट नंबर 9. सैलरी ऑफ ₹15,000 पेड इन कैश. हमने सैलरी पेड किया है तो उतना कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट बाय सैलरी अकाउंट. कैश में पेमेंट किया है, सो कैश में आएगा ₹15,000. नेक्स्ट नंबर 10. कैश सेल्स ₹30,000. हमने गुड सेल किया है कैश में, तो उतना कैश कम्स इन तो डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट. कितना रुपीस का है? 30,000 है, सो ₹30,000. नेक्स्ट ₹10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस. पर्सनल एक्सपेंस के लिए हमने पैसे विड्रॉन किए, सो बैंक में से वो पैसे गोज आउट यानी कि क्रेडिट होगा. और पर्सनल एक्सपेंस के लिए किया है तो इट्स कॉल्ड अ ड्रॉइंग. सो डेट 11 बाय ड्रॉइंग अकाउंट्स and amount is ₹10,000. Next number 12. 12,000 paid to रमेश toward a payable accounts. यानी कि हमने रमेश को 12,000 देने का बाकी था, वो हमने दिया. यहाँ पे बैंक का जिक्र नहीं किया है, सो ऑफिशियली हमने कैश पेमेंट किया होगा, तो कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट by Ramesh accounts and amount is 12,000 credited. Next number 13. Raman has paid 22,000 throughout NEFT toward our receivable amount. Bank has credited the amount. यानी कि रमन ने हमको 22,000 NEFT थ्रू दिया है, यानी उतना पैसा कम्स इन यानी कि डेबिट. तो डेबिट साइड 13 डेट टू रमन्स अकाउंट एंड अमाउंट इज 22,000. ओके. नेक्स्ट नंबर 14. रेंट पेड ₹5,000. तो इतना कैश गोज आउट, तो क्रेडिट साइड बाय रेंट अकाउंट और कैश गोज आउट 5,000. एंड लास्ट वन इज बैंक हैज़ क्रेडिटेड 3,000 ऑफ डिविडेंड. यानी कि बैंक ने हमको डिविडेंड दिया, उतना पैसा कम्स इन यानी कि डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट. बैंक में आएगा ₹3,000. सो यहाँ तक ट्रांजैक्शन थे, सारे के सारे फिनिश किए. अब हम इसका टोटल करेंगे. सबसे पहले हम डिस्काउंट का टोटल लगाएंगे 8,000. उसका बैलेंस तो फाइंड नहीं करते हैं, 6,000. कैश का तो डेबिट साइड का ज़्यादा है 60,000, यहाँ पे लिख देते हैं 60,000. उसमें से 15 + 5 20 + 12 यानी कि 32,000 माइनस करेंगे. सो रिमेनिंग अमाउंट इज 28,000. लास्ट डेट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. चलिए यहाँ का टोटल लगाते हैं. 8 लाख + 1 लाख plus 3,92,000 plus 22,000 plus 3,000. So total amount is 13,17,000. चलिए उसमें से हम माइनस करेंगे 2,94,000
30 रुपीज़ 10,000, 3 रुपीज़ 10,000. So remaining amount is 10,02,967. 10,02,967. चलिए उसके बाद यानी कि 16 डेट को लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस भी आप लिख सकते हो। कैश का है 28,000 और इसका है 10,02,967. ये था NEFT वाला सम। उसके बाद बैंक बुक है और पेटी कैश बुक है, बट कोरोना की वजह से जो 30% कॉस्ट डिक्रीज हुआ है उसमें ये पोर्शन आपका कट हो रहा है। इसके लिए हम बैंक बुक या पेटी कैश बुक हम नहीं देखने वाले हैं, डायरेक्टली हम जाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड 13 पे, जो है 3 कॉलम कैश बुक। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।